नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। आइए आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट और देखते हैं कि क्या कुछ चीजें आज की हैं नहीं हमारी। ठीक है, चलिए। कल प्रश्न हमने आपसे पूछा था कि बताइए विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही आसान सा इसका उत्तर होता है और इसके अलावा इसकी थीम बहुत बार पूछी जाती है। ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि जो विश्व पर्यावरण दिवस होता है इसकी थीम क्या होती है। ठीक है, थीम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, 5 जून, 6 जून, 7 मई, 10 जून क्या होता है? तो ये बनाया जाता है 5 जून को मनाया जाता है। अब आप मुझे एक बात बताइए कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है उसकी 2025 की जो थीम थी, ठीक है, वो क्या थी? 2025 की विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी? आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। एक सूचना मैं दे दूं कि अगले 1-2 दिन क्लास हमारी नहीं होगी, व्यक्तिगत काम से घर जाना पड़ रहा है, इसलिए क्लास आपकी नहीं होगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आइए, संत सेवालाल महाराज की जयंती ये अभी चर्चाओं में है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर ट्वीट करके जो है अपनी बातें रखी थी। तो संत सेवालाल महाराज की जयंती हर साल 15 फरवरी को मनाई जाती है। इस दिन बंजारा समाज में विशेष पूजा, भजन, कीर्तन, शोभा यात्रा और सामूहिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, और तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में यहां पर बहुत ही श्रद्धा और उत्साह के साथ जो है क्या होते हैं, मनाया जाता है। ठीक है, तो ये इनकी जयंती के बारे में आप लोग थोड़ा सा जान लीजिएगा। कब मनाया जाता है? 15 फरवरी को। देखो, हो सकता है कि आपने इसे हिस्ट्री में ना पढ़ा हो, लेकिन क्योंकि चर्चाओं में जो रहता है तो इसको आप देख लिया करिए। मैं अक्सर कहता हूं कि अगर पीएम का, प्रेसिडेंट का अगर कोई ट्वीट अगर ऐसा रहता है तो वो आपके एग्जाम के लिए जरूरी हो जाता है। ठीक है, चलिए। संत सेवालाल महाराज बंजारा समाज के महान संत, समाज सुधारक और आध्यात्मिक मार्गदर्शक माने जाते हैं। उनका जीवन त्याग, सेवा और धर्म संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। बंजारा समाज उन्हें अपने आराध्य गुरु के रूप में क्या है, अपने आप में पूजता है। ध्यान रखिएगा। जन्म और अगर जीवन की बात करते हैं, माना जाता है कि उनका जन्म 18वीं सदी में हुआ था। ठीक है, उनके पिता का नाम भीम नायक, क्या भीम नायक, और माता का नाम धर्माणी, ठीक है, या धर्माबाई बताया जाता है। बचपन से ही धार्मिक करुणामय और चमत्कारी प्रवृत्ति के थे और जो है इनका समाज सुधार के क्षेत्र में जो है इनका नाम विशेष शब्दों में लिया जाता है। ठीक है, प्रमुख शिक्षाओं की बात करें तो एकता और संगठन यानी कि बंजारा समाज को संगठित रहने का संदेश दिया इन्होंने। नशा मुक्ति और सदाचार का पाठ पढ़ाया, शराब और अन्य बुराइयों से दूर रहने की सीख दी, धर्म और संस्कृति की रक्षा की, अपनी परंपराओं और देवी देवताओं में आस्था बनाए रखने का उपदेश दिया। सेवा और त्याग की बात करते हैं, जरूरतमंदों की सहायता और सरल जीवन जीने पर भी क्या किया, जोर दिया इन्होंने। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बंजारा समाज उन्हें दरअसल अवतारी पुरुष मानता है और हर वर्ष उनकी जयंती बड़े उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। खास करके आप देखेंगे तो तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में इनको खूब माना जाता है। ठीक है, हैदराबाद में स्थित सेवालाल महाराज मंदिर भी प्रसिद्ध तीर्थ स्थल के रूप में हम इसको जानते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में 2-4 6 पॉइंट जो मैंने बताए हैं इसको ध्यान रख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए। अब इसी पर आपके सामने क्या आ जाएगा, प्रश्न आ जाएगा आपके सामने। ठीक है, संत सेवालाल महाराज किस समाज के आराध्य गुरु माने जाते हैं? भील समाज, गोंड समाज, बंजारा या फिर संथाल समाज? ठीक है, तो ये आपके सामने है। तो अभी देखो यहां पर हमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, देखो जरा। बंजारा समाज है ना, ये खास पॉइंट आपके लिए हो जाएगा इंपॉर्टेंट। ठीक है, बंजारा समाज। तो अब देखो बंजारा कहां पर है, ये है आपका सी वाला। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। देखो सी होगा पक्का, सी ही है। ठीक है, अच्छा, बाकी जो है ना ये भील समाज, भील, गोंड, संथाल, इनके बारे में भी प्रश्न आप एग्जाम में आता है। तो मैं टास्क आपको दे देता हूं कि आप इनके बारे में भी क्या करिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, संथाल समाज के बारे में, गोंड समाज के बारे में, भील समाज के बारे में। ठीक है, ये जो भी जनजातियां होती हैं, जो समाज है, इनके बारे में डिटेल्स में आप एक बार एक एक करके पढ़ लीजिएगा, आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा एग्जाम में। चलिए, अंतरराष्ट्रीय बाल्यावस्था कैंसर दिवस, ठीक है, ये भी चर्चाओं में रहता है और ये भी हर साल जो है 15 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, 15 फरवरी को बाल्यावस्था कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने और कैंसर से पीड़ित बच्चों और किशोरों, कैंसर से बचे लोगों और उनके परिवारों के प्रति समर्थन व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है। या बाल कैंसर के बारे में जागरूकता फैलाने, कैंसर से पीड़ित बच्चों तथा किशोरों और कैंसर से उबर चुके लोगों तथा उनके परिवारों के प्रति समर्थन जुटाने के लिए एक विश्व स्तर पर सहयोगात्मक अभियान है अपने आप में। ठीक है, तो यह बात ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, और जो बाल्यावस्था में जो कैंसर होता है, ध्यान रखिएगा कि वो धूम्रपान आदि करने से नहीं होता है। ये बात थोड़ा सा आप लोग इसको दिमाग में रखिएगा। कई बार दिमाग में आता है ना कि जैसे कैंसर को लोग कहते हैं धूम्रपान आदि से होता है, तो नहीं, जो बाल्यावस्था में जो कैंसर होता है उसके कई सारे अन्य कारण होते हैं। ठीक है, बाल कैंसर वह कैंसर है जो सामान्यतः 0 से 18 वर्ष तक की, ठीक है, 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों और किशोरों में होता है। यह वयस्कों के कैंसर से कई मायनों में भिन्न होता है। इसके प्रकार, कारण, लक्षण और उपचार पद्धति अलग हो सकते हैं। प्रमुख प्रकार की हम बात करें तो ल्यूकेमिया,
रक्त कैंसर होता है, ब्लड कैंसर होता है, बच्चों में सबसे सामान्य होता है। और ब्लड कैंसर बहुत डेंजर माना जाता है अपने आप में। कहा जाता है कि ब्लड कैंसर अगर किसी को हो गया तो व्यक्ति बचेगा नहीं। अगर पहली स्टेज पर आपने पकड़ लिया तो भी बड़ा रेयर चांस होता है कि आप बचा पाएंगे उसको। ब्रेन ट्यूमर की बात करें, मस्तिष्क कैंसर बहुत खतरनाक होता है। ये दोनों बहुत खतरनाक होते हैं, एक ब्लड कैंसर आपका और एक ये जो आपका ब्रेन ट्यूमर होता है जिसको मस्तिष्क कैंसर भी बोलते हैं हम लोग सामान्य तौर पर। ये दोनों बहुत डेंजरस होता है। लिम्फोमा, लसीका तंत्र का कैंसर, न्यूरोब्लास्टोमा और ब्लेम्स ट्यूमर किडनी से संबंधित है अपने आप में। तो ये सब चीजें जो है आपको जाननी है। कारण की बात करें तो अधिकांश मामलों में सटीक कारण ज्ञात इसका नहीं रहता कि क्यों हो गया। कुछ मामलों में जेनेटिक भी इसके रीजन बताए जाते हैं। वैसे देखा जाए सामान्य तौर पर तो कैंसर जेनेटिक है नहीं, लेकिन जो 0 से 18 वाला जो मामला आ जाता है कई बार कहा जाता है कि भाई जेनेटिक हो सकता है। आपके दादा परदादा में किसी को रहा होगा तो मे भी आप में हो जाए, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, कैंसर को सामान्य तौर पर हम धूम्रपान से जोड़कर देखते हैं या फिर कुछ ऐसे अनवांटेड सब्सटेंसेस जो होते हैं, अगर वो आपकी टॉक्सिक सब्सटेंस अगर आपकी बॉडी में इनहेल हो गए हैं तो कहा जाता है कि आपको कैंसर हो जाता है। लेकिन 0 से 18 में तो ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चों को कैंसर हो जाता है। इसका मतलब कि जेनेटिक मामला है अपने आप में। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरी बात है कि आप लोग ये जो पिज्जा बर्गर और बाकी जो खाते हो ना, इसमें बहुत प्रकार के टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं। चाहे पिज्जा हो गया आपका, क्योंकि इसमें जो ऑयल यूज होता है, चाउमीन बर्गर बनाने में जो बाकी जो मटेरियल यूज होते हैं वो बहुत ज्यादा जो है कार्सिनोजेनिक होते हैं अपने आप में। ठीक है, तो इनसे कैंसर होता है। इनफैक्ट आप लोग ये शैम्पू वगैरह नहीं लगाते, शैम्पू और बाकी चीजें, ये भी बहुत खतरनाक होते हैं अपने में। इसके भी जो तत्व एलिमेंट्स जो होते हैं बड़े डेंजरस होते हैं आपके लिए, बॉडी के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। स्किन कैंसर होने के चांस बहुत रहते हैं, ध्यान रखिएगा। इसीलिए पहले मुल्तानी मिट्टी वगैरह का प्रयोग किया जाता है नहाने वगैरह में, है ना। जन्म से जुड़ी कोशिकाएं, असामान्यताएं इसमें, ठीक है, पर्यावरणीय कारकों की सीमित भूमिका भी होती है, ऐसे कहा जाता है। महत्वपूर्ण बाल कैंसर जीवन शैली जैसे धूम्रपान, मोटापा से सामान्यतः समय नहीं होता है, जैसा कि ब्रेस्ट कैंसर में देखा जाता है। मतलब ये नॉर्मली जो है जेनेटिक हो सकता है। अब आप बताइए, प्रश्न आपके सामने आ गया है कि इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे कब मनाया जाता है? 4 फरवरी, 7 फरवरी, 15 फरवरी या फिर 1 दिसंबर। ठीक है, ये मनाया जाता है आपका सी, आपका 15 फरवरी को सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए। सालाना स्पोर्ट्स वीक 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में उत्साह और उमंग के साथ शुरू होता है। ठीक है, चलिए। ये अभी चर्चाओं में है। तो भारतीय निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में मैंने आपसे बहुत बार कहा कि पढ़ लीजिएगा, बहुत प्रकार के प्रश्न पूछा था। सभी इंटरव्यू चल रहा है, वन नेशन वन इलेक्शन, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पर जो है क्वेश्चन मार्क लगाना, ये सब बहुत आम प्रश्न है जो क्या कि पूछे जा सकते हैं आपकी परीक्षाओं में। तो ये आपको रेडी कर लेना है। इसका सालाना स्पोर्ट्स वीक 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में उत्साह और उमंग के साथ शुरू हो गया है। सप्ताह भर चलने वाले इस आयोजन का उद्घाटन मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? आपके ज्ञानेश कुमार। अब ये भी पूछा जाता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? आप कहेंगे ज्ञानेश कुमार। देखो, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हमारी हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनके जो अध्यक्ष होते हैं उनके बारे में पूछा जाता है। सीबीआई के अध्यक्ष कौन है भाई साहब? ठीक है, और वर्तमान में सीएजी कौन है इस समय? ठीक है, या अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये जो बॉडीज हैं हमारी अलग अलग प्रकार की, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, उनके अध्यक्षों के बारे में और उनके बाकी पूरे सिस्टम के बारे में, पूरे हायरार्की के बारे में प्रश्न आपके एग्जाम में बनता है। तो ये सब आप प्लीज पढ़ते जाइएगा, और ऐसा नहीं कि इसको अलग से पढ़ना है, जैसे जैसे आप इसको पढ़ते जाइएगा वैसे वैसे आप इसमें आगे चलते जाइएगा। खेल सप्ताह की शुरुआत इसमें हो रही है कि रन फॉर डेमोक्रेसी थीम के तहत 100 मीटर महिला दौड़ से हुई, जिसे मुख्य चुनाव आयुक्त ने हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। इस वर्ष आयोजन की थीम मैदान में तालमेल, डेमोक्रेसी में मजबूती रखी गई है, जो टीम वर्क और सहयोग की भावना को लोकतांत्रिक सशक्तिकरण से क्या करती है? अपने आप पे जोड़ती है। ठीक है, आयोजन का उद्देश्य कर्मचारियों के बीच आपसी तालमेल, टीम भावना और स्वस्थ प्रतिबद्धता को क्या करना है? इसको बढ़ावा देना है अल्टीमेटली। ठीक है, चलिए। स्पोर्ट्स वीक 2026 थीम क्या थी? फिट इंडिया, स्ट्रॉन्ग इंडिया, रन फॉर यूनिटी, मैदान में तालमेल, डेमोक्रेसी में मजबूती, या फिर खेलो और बढ़ो। तो सिंपल सी बात है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम लोग। चलो भाई, भारत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को स्वास्थ्य व्यवस्था में क्या कर लिया है? शामिल कर लिया है। ध्यान रखिएगा, एक नई रणनीति के तहत भारत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को स्वास्थ्य व्यवस्था में शामिल किया है, जिसका उद्देश्य डॉक्टरों की कमी को दूर करना और लोगों तक बेहतर इलाज पहुंचाना है अपने आप पे। ठीक है, सरकार ने नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम
नेशनल डायबिटीज रेटिनोपैथी स्क्रीनिंग प्रोग्राम और बीमारी निगरानी सिस्टम में एआई टूल्स का इस्तेमाल शुरू किया है, जिससे ऐसे स्वास्थ्यकर्मी भी जांच कर पा रहे हैं जो विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं है। इनका फायदा यह हुआ कि टीबी से होने वाले गंभीर मामलों में 27% की कमी आई है और 45 से ज्यादा बीमारी फैलने के अलर्ट समय पर मिल चुके हैं। तो यह एक बड़ी बात है कि भारत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को स्वास्थ्य व्यवस्था में शामिल कर लिया है। एआई का इस्तेमाल खूब हो रहा है। अभी इंटरव्यू चल रहे हैं ना 2025 के, सॉरी 23 के 24 के, तो अभी उसमें एआई सबमिट से लेकर के अलग अलग प्रकार की चीजों को पूछा जा रहा है। ठीक है, आप लोग भी रेडी कर लीजिएगा इसको। जो भी टेक्नोलॉजीज चर्चाओं में रहती हैं वहां से प्रश्न अक्सर आप एग्जाम में क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है, और हम लोग तो मॉक इंटरव्यू करा रहे हैं, तो जो कुछ प्रश्न हम लोग पूछ रहे हैं इत्तेफाक से ठीक ठाक सब कुछ वैसे ही लगभग क्वेश्चन वैसे ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप इत्तेफाक नहीं रखोगे। जिनका सिलेक्शन हो गया, हम लोग इंटरव्यू जब हम लोग डालेंगे मॉक इंटरव्यू यूट्यूब पे, तो आप देखिएगा कि जो जो प्रश्न हम लोग पूछ रहे हैं यहाँ पे डिकोड में, वो प्रश्न वहां पे पूछे जा रहे हैं। ये क्या है, ये अपने आप एक एग्जाम की एनालिसिस के बिहाफ पे होता है। इसलिए मैं आपसे अक्सर कहता रहता हूं यह पढ़ना है आपको, इन चीजों के लिए पढ़ना है आपको। ये टॉपिक इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक आपका मेंस के लिए, ये टॉपिक प्री के लिए है। अब आप उस बात को आप कितना अडॉप्ट करते हैं ये आप जानते होंगे। ठीक है, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि भाई नोट कर लिया करो सब चीजें। ठीक है, तो जो हेल्थ में अगर हम अपने आप अगर हम देख पा रहे हैं कि भाई हेल्थ में हम एआई को लेके आ रहे हैं, तो इससे बहुत चीजें बेहतर हो रही हैं। जैसे कि यह हेल्थ सिस्टम केवल संक्रामक बीमारी तो सीमित नहीं है, बल्कि कैंसर के इलाज, आयुर्वेद जैसे पारंपरिक चिकित्सा के आधुनिकीकरण और नेशनल वन हेल्थ प्रोग्राम तक फैल चुका है अपने आप। भारत 16 से 20 फरवरी तक नई दिल्ली में ग्लोबल साउथ के पहले अंतरराष्ट्रीय एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी भी कर रहा है अपने आप में, जिसमें दुनिया भर के नेता, नीति निर्माता और टेक्नोलॉजी कंपनियां विशेषज्ञ शामिल हो रहे हैं। तो ये आपको ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, जो अपना एआई समिट हो रहा है, पहली बार ग्लोबल साउथ में समिट हो रही है अपने आप में इंडिया के उसमें। ठीक है, तो ये खास बात है जो आपको ध्यान रखनी। ठीक है, चलिए एक पॉइंट यहां पर और भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्या कि मार्च 2024 में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंडिया एआई मिशन को मंजूरी दी थी, जिसके लिए 10,371.92 करोड़ रुपए का बजट भी रखा गया था। इस मिशन का उद्देश्य एआई के जरिए देश के सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। तो अब आपके एग्जाम में प्रश्न बन जाएगा कि एआई से किस प्रकार से सामाजिक और आर्थिक विकास हो सकता है। आप डिटेल्स में इसको लिख लीजिएगा, यहां से आपका मेंस का प्रश्न आपका यहां से बन जाएगा। ठीक है, यहां से, ठीक है, या सीधे यहीं से प्रश्न बन जाएगा इंटरव्यू के लिए कि एआई के माध्यम से सोशियो और इकोनॉमिकल ग्रोथ हम कैसे कर सकते हैं, डिफाइन कीजिए प्लीज। तो ये आपके इंटरव्यू में प्रश्न यहां से बन सकता है। नोट कर लो, आप में से कोई इंटरव्यू देने जा रहा हो तो इसको बता देना कि यहां से ऐसे प्रश्न बन सकता है। ठीक है, यहां से प्लीज। चलिए बस आप छोड़ दीजिए बाकी इसके अलावा इस मिशन के तहत इंडिया एआई एप्लीकेशन डेवलपमेंट इनिशिएटिव नाम की एक योजना भी चलाई जा रही है, जिसका मकसद ऐसी एआई तकनीक विकसित करना है जो देश की बड़ी समस्याओं का समाधान कर सके। उन्नत और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं इसी पहल का एक महत्वपूर्ण परिणाम है अपने आप पे। ठीक है, तो ये चीजें थी इसमें। आइए, भारत ने स्वास्थ्य क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, निजी अस्पतालों को बढ़ावा देना, डॉक्टरों की कमी दूर करना और बेहतर इलाज उपलब्ध कराना, विदेशी निवेश बढ़ाना या दवाओं की कीमत बढ़ाना अपने आप पे। आप बताइए क्या हो जाएगा इसका उत्तर? बी होना चाहिए, है ना? बी तो होना चाहिए, क्योंकि हेल्थ में अगर एआई आता है तो निश्चित तौर पर एक बड़ी क्रांति के रूप में देखा जाएगा इसको। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बाकी 2026 प्रीलिम्स का हमारा यहां पे बैच चल रहा है, आप चाहे इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको वीडियो लेक्चर मिलेंगे, वीडियो लेक्चर के अलावा आपको जो टेस्ट सीरीज मिलेगी, आपको पर्सनल गाइडेंस मिलेगा आपको, और गूगल मीट आदि के माध्यम से हम लोग साल में 2 बार इसमें जुड़ेंगे और आपस में डिस्कस आदि करेंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें करके आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। ठीक है, और नोट्स मिलेंगे आपको, सीसीआर मिलेगा आपको, फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे आपको, टेलीग्राम पर आपको मॉक मिलेगा, मतलब टेस्ट मिलेगा इसमें प्रैक्टिस के रूप में। फीस इसकी 4500 है, लेकिन अभी ऑफर में है तो ये मिल जाएगा आपको 2500 के लिए वो कूपन कोड लगाना पड़ेगा PCS 2000, ये कूपन कोड है, इसका इस्तेमाल कीजिएगा तो फीस 4500 से आपका 2500 हो जाएगी। स्टार्टिंग है 500 स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, चलिए लखपति बिटिया योजना ये भी चर्चाओं में है। तो दिल्ली सरकार की यह योजना महिला सशक्तिकरण और वित्तीय समावेशन का एक बेहतरीन उदाहरण है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा घोषित यह योजना पुरानी लाडली योजना की कमियों को दूर करती है और 1.20 लाख की आय सीमा यह सुनिश्चित करती है कि संसाधन उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें वास्तव में मदद की जरूरत है। तो लखपत बिटिया योजना 2026 अभी चर्चाओं में है, दिल्ली की योजना है। अभी मुख्यमंत्री जो रेखा गुप्ता है उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया है। ठीक है, सरकार 56,000 की राशि सीधे नहीं बल्कि इसे विभिन्न शैक्षणिक पड़ावों जैसे कि आपको अलग अलग क्लासेस के माध्यम से आपको स्नातक प्रवेश तक आपको जमा करती है। ठीक है, कई सारे इसमें जो है चीजें इसमें दी गई हैं
और जो है इसको मैंने आपको कराया भी, आपको याद होगा, ठीक है। योजना के नियमों के अनुसार लाभ केवल परिवार की अधिकतम 2 जीवित बालिकाओं तक ही सीमित है या जनसंख्या नियंत्रण के संदेश और संसाधनों की उचित वितरण के बीच संतुलन बनाने का एक रणनीतिक प्रयास भी है। ये नहीं कि भैया 3 ठो बेटियां हैं तो आपको मिल जाएगा, नहीं, 2 बेटियां हैं। 2 का क्यों रखा गया कॉन्सेप्ट कि आपके घर में 2 बच्चे होने चाहिए एक तरीके से, ठीक है। 2 बेटियों को ये मिल जाएगा, मतलब अब इसमें से एक लड़का है तो लड़कवा को नहीं मिलेगा, 2 ठो बेटियों को मिलेगा भाई साहब, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और 3 ठो कर लीजिएगा तो नहीं मिलेगा, है ना। 3 के चक्कर में मत रहिएगा, बता 2 ठो मिल रहा है, एक को आउट कर लेंगे तो एक को मिल जाएगा, नहीं भाई, 2 को मिलेगा, ठीक है। मतलब 2 को ही मिलेगा, 3 को नहीं मिलेगा, राइट। तो लालच में 3 मत कर लेना, झेलोगे ऐसे ही, है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। बहुत लोग जो है बहुत प्रकार की योजनाओं का लाभ करने के लिए बड़े बड़े कांड करते रहते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। देश के संसाधनों का दुरुपयोग नहीं करना है और ना आप उस पॉलिसी में आप जो है फिट बैठोगे। अब आप बताओ, दिल्ली सरकार की लखपति बिटिया योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, यह योजना वर्ष 2008 की लाडली योजना का एक उन्नत और विस्तारित संस्करण है। दूसरा, इस योजना के तहत परिवार की वार्षिक आय सीमा 1.20 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। तीसरा, लाभार्थी बालिका को स्नातक या डिप्लोमा स्तर तक कुल 56,000 की आधार वित्तीय सहायता किस्तों में दी जाती है। तो चौथा, यह योजना एक परिवार की सभी जीवित बालिकाओं के लिए बिना किसी सीमा के लागू है। कौन सा कथन सही हो जाएगा बताओ? सभी जीवित महिलाएं तो ये तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? 2 और 3 होगा कि 1, 2 और 3 होगा? 2 और 3 तो कहीं है ही नहीं इसमें, 2, 3 तो कहीं नहीं है। अब 2, 3 नहीं तो 1, 2, 3 ही होना चाहिए, है ना, ए होना चाहिए, राइट। देखते हैं, बिल्कुल ठीक है। चलिए, भारत यूनाइटेड किंगडम सामाजिक सुरक्षा समझौते, ये चर्चा में भी रहा है। तो भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच 10 फरवरी 2026 को संपन्न हुआ है, ठीक है। और सामाजिक सुरक्षा समझौता है ये, जो कि दोनों देशों के इकोनॉमिकल जो लीडरशिप है उसको मजबूत करने का प्रयास करेगा। यह समझौता दरअसल विशेष रूप से भारतीय पेशेवरों, विशेषकर सूचना प्रौद्योगिकी और सेवा क्षेत्र के कर्मियों के लिए एक बड़ी राहत है। लंबे समय से भारतीय कर्मचारी जो यूके में अल्पकालिक परियोजनाओं के लिए जाते थे, उन्हें यूके के नेशनल इंश्योरेंस में योगदान देना पड़ता था, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। अब ज्यादा इस पर कोई डिस्कस नहीं करना है इसमें, और ये इससे निश्चित तौर पर जो है आगे भारत और दोनों देशों के लिए एक बड़ा मुकाम इसमें हासिल किया जा सकेगा, ठीक है। बाकी आप इसको छोड़ सकते हैं। इस नए समझौते के तहत अब डिटैचमेंट के सिद्धांत को लागू किया गया है। इसके अनुसार यदि किसी भारतीय कर्मचारी को 36 महीने यानी कि 3 वर्ष तक की अवधि के लिए यूके भेजा जाता है तो उसे वहां के सामाजिक सुरक्षा तंत्र में योगदान देने से छूट मिलेगी, बशर्ते वह भारत में अपना योगदान जारी रखे, ठीक है। इसके लिए कर्मचारी को भारतीय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ से एक सर्टिफिकेट ऑफ कवरेज प्राप्त करना होगा। यही व्यवस्था यूके के उन पेशेवरों पर ही लागू होगी जो भारत में काम करने आएंगे। तो ये एक समझौता भी हाल ही में संपन्न किया गया है, ठीक है। बाकी ज्यादा आप इसमें दिमाग मत लगाइए, इतना करके आप उसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। बाकी इसमें डिटेल्स में और जानकारी इसमें दी गई है आपके, ठीक है। चलिए अब आप बताइए, इसको पढ़िए एक बार जरा। 10 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में हस्ताक्षरित भारत यूनाइटेड किंगडम सामाजिक सुरक्षा समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, इस समझौता का प्राथमिक उद्देश्य अस्थायी रूप से दूसरे देश में कार्यरत पेशेवरों के लिए दोहरे सामाजिक सुरक्षा अंशदान को समाप्त करना है। यह छूट उन कर्मचारियों के लिए उपलब्ध होगी जिनकी अस्थायी नियुक्ति की अवधि अधिकतम 36 माह तक है। यह समझौता जुलाई 2025 में हस्ताक्षरित भारत यूके व्यापक आर्थिक व्यापार समझौते के प्रावधानों के अंतर्गत किया जा रहा है। अब बताओ इसमें से क्या हो जाएगा, बोलो भाई। बहुत आसान सा उत्तर है इसका, ठीक है, कोई बहुत टफ नहीं है। ये हो जाएगा डी, यानी कि 1, 2 और 3 तीनों कथन इसमें क्या है आपके सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, नाटो द्वारा प्रारंभ की गई आर्कटिक सैनिटरी पहल, ठीक है, सैनिटरी पहल। देखो नाटो तो बहुत वैसे भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, नाटो इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो एक बार क्या काम कीजिए, इस नाटो के ऊपर पढ़ लीजिएगा, ये आपको मैं टास्क देता हूं, ठीक है। अब क्या है, ठीक है, तो ये जो पहल है अपने यहां पे, इसको नाटो ने आर्कटिक क्षेत्र में सैन्य समन्वय को मजबूत करने हेतु प्रारंभ किया है। या कोई अस्थायी सैन्य बल नहीं है, बल्कि विभिन्न सदस्य देशों द्वारा पहले से संचालित अभ्यासों जैसे कि डेनमार्क का आर्कटिक एंड्योरेंस और नॉर्वे का कोड रिस्पांस को एक साझा ढांचे के अंतर्गत सम्मिलित करने की क्या है अपने यहां पे व्यवस्था है। नाटो पर बहुत प्रकार के प्रश्न आपके मिस बनेंगे। प्री में नाटो की स्थापना कब की गई थी, कौन से देश इसमें शामिल होते हैं,
ठीक है। और मेंस में नाटो की क्या अहमियत है, अभी नाटो की इंपॉर्टेंस डाउन हो रही धीरे करके, आप शायद सुने होंगे, पढ़े होंगे, तो ये सारी बातें भी आपको ध्यान रखनी है। इस पहल की निगरानी नाटो के ज्वाइंट फोर्स कमांड जो है नॉर्डफॉल्क द्वारा की जाएगी। इससे सामूहिक परिचालन क्षमता, ठीक है, और स्थितिजन्य जागरूकता को क्या किया जाएगा, सुदृढ़ किया जाएगा। जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्री बर्फ के पिघलने से नए समुद्री मार्ग खुल रहे हैं और प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंच आसान हो रही है, जिससे आर्कटिक का रणनीतिक महत्व बढ़ गया है। यही कारण है कि रूस और चीन की बढ़ती गतिविधियों के बीच नाटो ने इस क्षेत्र पर अधिक ध्यान केंद्रित किया है अपने यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलो अब आप बताओ भाई साहब, नाटो द्वारा प्रारंभ की गई, ठीक है, आर्कटिक सेंट्री पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, आर्कटिक सेंट्री एक अस्थायी नाटो सैन्य बल है जिसे आर्कटिक क्षेत्र में तैनात किया जाएगा। यह पहल आर्कटिक में आयोजित विभिन्न राष्ट्रीय सैन्य अभ्यासों को एक समन्वित ढांचे के अंतर्गत लाने का प्रयास है। इस पहल की निगरानी नाटो के ज्वाइंट फोर्स कमांड, ठीक है, नॉर्डफॉल्क द्वारा की जाएगी। आर्कटिक क्षेत्र का रणनीतिक महत्व जलवायु परिवर्तन के कारण नए समुद्री मार्गों और संसाधनों की उपलब्धता से बढ़ा है, ठीक है। अब आप बताओ क्या हो जाएगा इसका उत्तर। कॉन्सेप्चुअल प्रश्न होते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट होते हैं आप एग्जाम के लिए, है ना, बताइएगा। बी मतलब कि 2 3 4 हो जाएगा, 2 3 4 ये नहीं सही है, ठीक है। चलिए, 17 वर्षीय आदित्य पांडे द्वारा पूर्ण किए गए एनालॉग लूनर मिशन, ये क्या है भाई साहब, अभी चर्चाओं में यहां भी है, आपके साइंस एंड टेक में जाएगा प्रश्न। ये आदित्य पांड्या ने दरअसल 8 दिवसीय सिमुलेटेड लूनर मिशन पूरा कर भारत के सबसे युवा एनालॉग अंतरिक्ष यात्री के रूप में पहचान प्राप्त की है। यह मिशन राजस्थान में नहीं बल्कि गुजरात के कच्छ जिले में के धोलावीरा क्षेत्र में आयोजित किया गया था, जिसे चंद्रमा जैसी भौगोलिक परिस्थितियों के कारण चुना गया था। मिशन में कंटेनर आधारित आवास में सीमित संसाधनों और बाहरी संपर्क के बिना पृथक परिस्थितियों का अनुकरण किया गया, जिससे चंद्रमा बेस जैसी स्थितियों का परीक्षण किया जा सके। तो ये सारे पॉइंट आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी एक बार इसको देख सकते हैं आप, ठीक है। पांडे ने आईओटी आधारित मॉनिटरिंग सिस्टम, बायोमेट्रिक उपकरण तथा डिजिटल द्विन तकनीक के विकास और परीक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और डिजिटल द्विन ने वास्तविक समय में मिशन कंट्रोल को डेटा विश्लेषण में सहायता प्रदान की। तो ये भी चर्चाओं में था, ध्यान रखिएगा इसको। बताओ अब इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बोलिए भाई। ये यहां पे सारे आपके सामने आप समझिए, इसको पढ़ो जरा, मुझे इसका उत्तर बताओ, ठीक है। प्लीज गिव मी योर आंसर्स प्लीज फास्ट। चलो क्या हो जाएगा इसका उत्तर, बी, इसका भी उत्तर बी ही है, यानी कि 1 3 और 4, 1, ठीक है, 3 और 4, 2 क्यों से, क्योंकि यह मिशन राजस्थान के जैसलमेर में आयोजित किया गया। राजस्थान में तो नहीं किया गया है भाई, है ना, सिंपल सी बात है, आसान सा था, कोई कठिन तो था नहीं, तो बस हो जाएगा 1 3 और 4 हो जाएगा सही, ठीक है। चलिए अब आपके सामने प्रश्न है, भारत टैक्सी पहल की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा की गई है? सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय या फिर शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा? किस मंत्रालय के द्वारा दरअसल भारत टैक्सी पहल की शुरुआत की गई है, ध्यान रखिएगा इसको, बताइएगा मुझे। अब आज का आपके लिए अभ्यास प्रश्न है कि भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और पहुंच को बदल सकता है। इस कथन की समालोचनात्मक समीक्षा कीजिए, ठीक है। रामदास की संकल्पना से आप क्या समझते हैं भाई साहब, ठीक है। इंटरव्यू में प्रश्न पूछा जा सकता है और यहां पर भी हमने आपको बताया है, रामदास का मतलब होता है सोशल जस्टिस, ठीक है। जैसे कि क्या क्या इसकी विशेषता है रामदास की, न्याय और समानता, लोक कल्याणकारी शासन, धर्म एवं नैतिकता पर आधारित प्रशासन, सुरक्षा एवं शांति, उत्तरदायित्व नेतृत्व। आधुनिक संदर्भ में रामदास की अगर बात करते हैं तो सुशासन यानी गुड गवर्नेंस, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन, सामाजिक न्याय और समावेशी विकास। ये क्या है, ये आज के लोकतांत्रिक ढांचे में रामराज का अर्थ हम इससे हम जो है समझ सकते हैं। इसी चीज को यहां पर डिस्क्राइब किया गया है, बस दैट्स इट। थोड़ा टेक्निकल फॉर्म में हम इसको ऐसे रख सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा है अपने आप में और इसको आप पढ़ लीजिएगा। यहां से एथिक्स में प्रश्न बनते हैं और आपके जो है एग्जाम में इंटरव्यू प्रश्न बन सकते हैं आपके, ठीक है, ध्यान रखिएगा। निष्कर्ष, रामराज कोई धार्मिक प्रशासन प्रणाली नहीं है बल्कि आदर्श, न्यायपूर्ण और लोक कल्याणकारी शासन की प्रतीकात्मक अवधारणा है। यह एक ऐसी व्यवस्था का आदर्श प्रस्तुत करती है जहां राज्य और समाज दोनों नैतिक मूल्यों पर आधारित हों और जनता सुखी एवं सुरक्षित जीवन जी सके अपने आप पे। तो ये पॉइंट भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आप बाकी इसके अलावा पीछे 2026 का हमारे यहाँ पर फाउंडेशन कोर्स चल रहा है, इसमें प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू की तैयारी कराई जाती है आपको। आंसर प्रैक्टिस आपकी, पीवाईक्यूज आपका, प्री प्लस मेंस का, प्री प्लस मेंस की टेस्ट सीरीज आपकी, सीसैट हिंदी, सब कुछ आपको यहां पर दिया जाता है।
ओवरऑल मेंटरशिप गाइडेंस वगैरह प्रॉपर आपको दिया जाता है। तो ये आप यहां पर एक बार देख सकते हैं, और इसके लिए आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमारे कॉन्टेक्ट नंबर 8604409201 पर। ठीक है, तो ये हो गया आज का हमारा वीडियो। बाकी मिलेंगे हम लोग कल, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, बेस्ट रहिए, यूं ही मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। क्या आप लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की ROA परीक्षा में सफल होकर सचिवालय में समीक्षा अधिकारी जैसे प्रतिष्ठित पद पर चयनित होना चाहते हैं? क्या आपके पास व्यस्त दिनचर्या या व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण नियमित पढ़ने के लिए समय की कमी है, इसलिए एक दिन में आप 8 से 10 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं? क्या आपका संकल्प है कि सचिवालय में समीक्षा अधिकारी बनना ही बनना है और आप उसके लिए सही मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं? यदि आपके इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हाँ हैं, तो आपकी खोज अब समाप्त होती है और आपके सपने को साकार करने के लिए आगामी समीक्षा अधिकारी परीक्षा की सुव्यवस्थित तैयारी हेतु D-Code एग्जाम लाया है अभ्युदय बैच। अभ्युदय बैच में आपको आगामी ROA परीक्षा के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के पूरे पाठ्यक्रम को अभी से एक साथ बहुत ही बेसिक लेवल से वीडियो लेक्चर, PDF नोट्स, टेस्ट सीरीज और उत्तर लेखन कार्यक्रम के माध्यम से पूरे विस्तार से पूर्ण कराया जाएगा। हमारे अभ्युदय बैच की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें साप्ताहिक टारगेट्स के अनुसार कम से कम 5 घंटे भी पढ़कर कोई अभ्यर्थी पूरा पाठ्यक्रम अच्छे से तैयार करके परीक्षा में सफलता अर्जित कर सकता है। अभ्युदय बैच में अनुभवी और समर्पित शिक्षकों द्वारा आधारभूत मानक पुस्तकों एवं स्रोतों पर आधारित पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे पाठ्यक्रम को सभी आयामों से कवर किया जा सके। इस बैच में पाठ्यक्रम को इस विस्तार से पढ़ाया जा रहा है कि इसमें प्रवेश लेकर आप न केवल ROA परीक्षा बल्कि अन्य कई समकक्ष परीक्षाओं को भी एक साथ ही टारगेट कर सकते हैं। यानी इस परीक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी व्याकरण, रीजनिंग, मैथ, हिंदी आलेखन, निबंध आदि के विस्तृत अध्ययन से आप पूर्ण आत्मविश्वास से किसी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की PCS प्रारंभिक परीक्षा में भी इस बैच को पढ़कर सफलता प्राप्त की जा सकती है। इस बैच में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार एक सप्ताह में मात्र 18 से 20 वीडियो लेक्चर देखने होते हैं, जो आप प्रतिदिन 4 से 5 घंटे का समय निकालकर आसानी से पढ़कर तैयार कर सकते हैं। ये बैच ऑनलाइन जरूर है, परंतु इस बैच में छात्रों और शिक्षकों के बीच सीधे संवाद के लिए प्रक्रिया निर्धारित है, जिससे अभ्यर्थी अपनी शंकाओं का व्यक्तिगत समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आपके संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाना ही अभ्युदय बैच की आधारभूत संकल्पना है। हमारा ये आत्मविश्वास संस्थान के 5 वर्षों की कठिन साधना की परिणति है। D-Code एग्जाम संस्थान अपने 5 वर्षों के सफर में ROA परीक्षा में 45 से अधिक चयन सुनिश्चित करवाकर एक विश्वसनीय संस्थान के रूप में विख्यात है। इसलिए बिना किसी संशय के पूर्ण विश्वास के साथ आप भी हमसे जुड़कर अपनी सफलता का नया अध्याय लिख सकते हैं। इस बैच से जुड़ने के लिए हमारे संस्थान के नंबर 8604409201 अथवा 9506742546 पर व्हाट्सएप या कॉल करके बैच की पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अभी 500 शुरुआती छात्रों को विशेष छूट भी प्रदान की जा रही है, इसलिए इस अवसर का लाभ उठाने के लिए अतिशीघ्र प्रवेश लेकर अभ्युदय बैच से जुड़े। प्रवेश के लिए अभी संपर्क करें और शुल्क में छूट प्राप्त करें।